कहते हैं जब औरत जानबूझकर किसी भी गलत रास्ते पर चलती है तो उसे रोक पाना किसी की बस की बात नहीं है, लेकिन एक बार जब अपना कदम बढ़ा देती है तो अब पीछे कदम मोड़ भी नहीं सकती है। लेकिन उसके किए हुए निर्णय की वजह से उसके परिवार में जो प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव की वजह से उसका हंसता खेलता परिवार भी तबाह हो जाता है। आज के घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है कि एक महिला ही अपने पति के पीठ पीछे ऐसा खेल खेल देती है जिसकी वजह से उस महिला के पति की निर्मम तरीके से हत्या की जा चुकी होती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है तो इसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा तक थर्रा जाता है। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज यह जो वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके और आपकी वजह से यह वीडियो आज पहुंचेगा भी, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश का जाना माना शहर पड़ता है इलाहाबाद, और उसी का ठीक झूसी एक कस्बा लगता है। मैं बात कर रहा हूँ 22 अगस्त साल 2016 का ही। तो सुबह का टाइम होता है, तो उसी वक्त झूसी थाने में बैठे थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह होते हैं। अपने ही थाने में कुछ बैठकर पुरानी फाइलें देख रहे होते हैं। तभी उन्हीं के पास एक महिला बदहास हालत की अवस्था में पहुंचती है। वह महिला उन्हीं के सामने खड़ी होती है। तो विजय प्रताप सिंह जैसे उस महिला की हालत को देखते हैं तो अंदाज़ा लगा बैठते हैं कि लगता यह महिला किसी भारी मुसीबत में है। उस महिला को अपने पास बिठाते हैं। बिठाने के बाद उस महिला से कहने लग जाते हैं कि बताइए क्या बात है। वह महिला खड़ी होती है और तुरंत ही कुर्सी पर बैठती है। कहने लग जाती कि साहब, हमारे अपने पति कल शाम को घर से न जाने कहाँ चले गए, अभी तक घर वापस लौट के नहीं आए। थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह महिला को बड़े ध्यान से देखते कहने लग जाते हैं कि बताइए नाम क्या था और कहाँ जा सकते हैं, क्या करते थे, उनके कितने रिश्तेदार हैं। और जैसे इस तरह की बात विजय प्रताप सिंह उस महिला से पूछते हैं तो महिला कहने लग जाती कि साहब, हमारा नाम आरती है, हम ठीक आपके इसी थाने शिवगंगा बिहार के ही इलाके के रहने वाले हैं। साहब कल रात को तो ही गए थे। साहब भी आवाज़ सुनते हैं, कहने लग जाते हैं पूरी एक डिटेल बताओ। अब वो आरती जो होती है कह देती है कि साहब हमारे पति का नाम है विजय शंकर पांडे। साहब हमने कल ही दोपहर को अपने पति के पास फ़ोन किया था, लेकिन उस समय उनका जो मोबाइल होता वह बंद बताता है। हमारे घर के पिछवाड़े काफ़ी सारे पानी भरे हुए हैं, काफ़ी गहरे गहरे गड्ढे हैं, और इसी वजह से साहब हम घर से कहीं निकलकर उन्हें ढूंढने के लिए नहीं जा सके। अपने रिश्तेदार के पास भी फ़ोन करते हैं, लेकिन वहाँ पर हमारे पति का नाने की सूचना हमें मिलती है। साहब अब हम क्या करें, काफ़ी मुसीबत में फंस जाते हैं, और इसीलिए साहब पूरी रात इंतज़ार करते हैं और सुबह के टाइम आपके पास आए। थाना प्रभारी अब इधर विजय प्रताप सिंह बड़े ध्यान से आरती की बात सुनते हैं, लेकिन आरती की बात को सुनकर साहब को बड़ा अचंभा सा लगता है। पुलिस की जो टीम होती है इधर आरती से कहने लग जाती है कि एक बार अपने रिश्तेदारों के पास फ़ोन कर लीजिए ढंग से, और साथ में हो सकता है इधर विजय शंकर पांडे के रिश्तेदारों के पास फ़ोन कर लीजिए, हो सकता है वहाँ चला गया हो। आरती यह बात भी सुनती है, लेकिन थाना प्रभारी जो होते हैं आरती की बात सुनकर इधर विजय शंकर पांडे का गुमशुदा का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं, और दर्ज करने के बाद आरती को समझा बुझाकर सत्तावना देकर घर वापस भेज देते हैं। विजय प्रताप जो होते हैं तुरंत ही बिना टाइम गंवाए इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले इस चीज़ की जो सूचना होता है अपने से बड़े अधिकारी को भेजा देते हैं, ताकि जल्द इधर विजय शंकर पांडे के बारे में पुलिस को कुछ पता चल सके। कुछ अपने हितैषी होते हैं पुलिस की टीम, उनको भी अलर्ट करवा देती है विजय शंकर पांडे के गुमशुदा का मुकदमा की जानकारी हासिल करने के लिए। अब पुलिस की टीम अपने हिसाब से लग जाती है और तुरंत एक टीम बैठाती है, और टीम जो होती है अब निकलने की तैयारी करती है। शाम का टाइम होने वाला हो जाता है, लेकिन जैसे टीम अपनी जिप से निकालती है उसी बात वहाँ के जो इंस्पेक्टर होते हैं उन्हीं के पास फ़ोन आता है कि ठीक उसी शिवगंगा बिहार इलाके से ही
कि साहब असल में जो महिला आपके पास गुमशुदा का मुकदमा दर्ज करवाने आई थी आरती, उसी के ही पिछवाड़े जो पानी भरा हुआ गड्ढे हैं, उसी गड्ढे में एक व्यक्ति की डेड बॉडी तैर रही है। यह बात जैसे ही थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह सुनते हैं तो अपनी टीम को लेते हैं, बिना टाइम गंवाए शिवगंगा बिहार पहुंचते हैं। और आरती का जो मकान होता है ठीक उसी के पीछे काफ़ी सारे पानी भरे होते हैं और उसी पानी में एक झाड़ी साइड में तो होता, उसी झाड़ी में एक व्यक्ति का डेड बॉडी तैर रहा होता है। लेकिन कुछ ही मिनट बीतते हैं, तभी उसी बीच मोटर वेट और साथ में कुछ गोताखोर भी आ जाते हैं और गोताखोर बिना टाइम गंवाए अंदर जाते हैं और उस डेड बॉडी को झाड़ी से बाहर निकालते, खींच के लाते हैं। लेकिन जैसे डेड बॉडी को इधर थाना प्रभारी और विजय प्रताप सिंह देखते हैं, देखकर तुरंत ही शिनाख्त कर देते हैं कि यह तो आरती का ही अपना पति है। और विजय शंकर पांडे बिना टाइम गंवाए विजय प्रताप सिंह एक वहीं कांस्टेबल होते हैं, उन्हीं को आरती के घर भेजते हैं, आरती को बुलाकर इधर लाते हैं। लेकिन जैसे ही आरती पहुंचती है तो वहीं दहाड़े मार कर चिल्ला पड़ती है, क्योंकि वह आरती का अपना पति होता है, विजय शंकर पांडे ही होता है। और इस दहाड़े की जो आवाज़ होती है सुनते हैं गाँव वाले भी अचंभे में रह जाते हैं और वह भी वहीं पहुँचते हैं, वह भी देखते हैं, बड़े ही तौर तरीके से अपनी बात करना शुरू कर देते हैं। इधर आरती की इस हालत को देखकर विजय प्रताप सिंह काफ़ी अचंभे पड़ जाते हैं। लेकिन घटनास्थल का जब निरीक्षण किया जाता है, निरीक्षण करने के बाद बस यही दिखाई देता है कि चारों तरफ तो पानी भरा हुआ है, आखिर सबूत कहाँ से मिलेगा। पुलिस की टीम डेड बॉडी को जब जांच पड़ताल करती है, पता लगता है गले पर किसी गहरे घाव का निशान पड़ा हुआ है और सर पर किसी गहरे घाव का निशान होता है। पुलिस समझ जाती है कि शिव शंकर का पांडे की जो मौत हुई है वह साधारण मौत नहीं है, सिर्फ पानी में डूबने की वजह से नहीं होती है, बल्कि सोची साजिश समझी के तहत अब विजय शंकर पांडे की हत्या की गई है। आखिर यह हत्यारा कौन था और किस कारण किया, यह सब जानने के लिए पुलिस की टीम आरती से वहीं पूछताछ करती है। तो आरती कहने लग जाती कि साहब हमारे पति जो होते हैं एक पियक्कड़ किस्म के थे, लेकिन इतने पियक्कड़ नहीं थे वह किसी से झगड़े तकरार कर सके। हो सकता साहब बाहर काम करने के लिए जाते थे, हो सकता उनका किसी के साथ दुश्मनी हो गया हो, यह बात हमें नहीं पता। पुलिस की टीम आरती की बात बड़े ध्यान से सुनती है और सुनने के बाद इधर विजय शंकर पांडे के बॉडी को उठाकर अपने ही नज़दीकी जो अस्पताल होता है उसी में मोर्चरी में भेजवा दिया जाता है और पुलिस की टीम अपने थाने लौटाती है और अपने हिसाब से जांच पड़ताल करने के लिए एक टीम का गठन करती है और मुख्य खबरें लगा देती है कि आखिर पता करिए आरती का बैकग्राउंड कैसा है। क्योंकि आरती जब गुमशुदा का मुकदमा हमारे थाने में दर्ज करवाने आई थी तो उसके बोलने का जो स्टाइल होता है बड़े ही अंदाजे स्वभाव का होता है, उसके बोलने के स्टाइल में हमें कुछ शंका दिखाई देता है। तो थाना प्रभारी और विजय प्रताप सिंह की बात बड़े ध्यान से सुनते हुए भी समझ में आ जाता है कि आखिर हमें क्या करना है और खबरी शिवगंगा बिहार में जाते हैं। इधर आरती के कुछ अपनी हितैषी से पूछताछ करते हैं, लेकिन तभी उन्हीं के सामने काफ़ी चौंकाने वाली बात निकल के आ जाती है और बिना टाइम गंवाए विजय प्रताप सिंह अपनी टीम के साथ जाते हैं, शिवगंगा बिहार पहुंचते हैं और वहीं से आरती को अपने कस्टडी में लेते हैं और थाने ले आते हैं। लेकिन आरती से जब दोबारा पूछताछ किया जाता है तो आरती बस एक ही बात की रट्टा लगाकर बैठ जाती है, यही बात बार बार दोहराती है कि साहब हमारे पति शाम को निकले थे और दोबारा लौट के आए नहीं। इसके बाद हमने उनके मोबाइल पर लगातार फ़ोन किया, हर बार बंद बता रहा होता है। लेकिन पुलिस की टीम जैसे आरती से पूछताछ करती तो आरती का जो चेहरा होता है कुछ है और बयां कर रहा होता है, क्योंकि पुलिस को मुखबिरों को तहरीर पर कुछ सबूत जरूर मिल चुके होते हैं। इसीलिए पुलिस की टीम उसी वक्त आरती के सामने अपने तौर तरीका दिखाना शुरू कर देती है। लेकिन जैसी थोड़ी बहुत शक्ति दिखाया जाता है तो आरती तो खुद अपने पति अब विजय शंकर पांडे की हत्या का राज बेधड़क खोल देती है। लेकिन ठीक है, उसी बेधड़क में उसके अपना एक प्रेमी होता है, रामेंद्र सिंह उर्फ मिंटो, जिसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास होता है। लेकिन रामेंद्र सिंह का एक अपना करीबी दोस्त होता है, चंद्रमा सिंह उर्फ चंदन। और जैसे पुलिस के सामने आरती दोनों का नाम लेती, पुलिस की टीम अब बिना टाइम गंवाए इधर जाती है और रामेंद्र सिंह उर्फ मंटू और साथ में चंद्रमा सिंह उर्फ चंदन को अपने ही कस्टडी में उनके घर से धड़ दबोचे और थाने लाते हैं। लेकिन इधर चंदन और साथ में मंटू जैसे ही आरती को देखते हैं तो बिना टाइम गंवाए यह दोनों पुलिस के सामने अपना जुर्म स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन पुलिस के सामने तीनों मिलकर जो सच्चाई रखते हैं, इसे सुनने के बाद पुलिस का कलेजा भी एकदम थर्रा जाता है।
असल में ठीक घटना से मात्र 11 साल पहले जो होती है। इधर आरती अपने पति अब विजय शंकर पांडे और साथ में अपने 3 बच्चों को साथ लेती है, जो कि मूल निवास इधर विजय शंकर पांडे का ही उत्तर प्रदेश का जाना माना शहर ठीक दिल्ली का सटा पटा एरिया पड़ता है कौशाम्बी। विजय शंकर पांडे ठीक वहीं रह रहा होता है, लेकिन ठीक 11 साल पहले अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए इलाहाबाद और प्रयागराज जो रोड उसी के बीचों बीच झूसी एक कस्बा पड़ता है। उसी कस्बे में शिव गंगा विहार कॉलोनी पड़ता है। अब वहीं पर जाकर एक नया कमरा लेता है तो वहीं पर रहना शुरू कर देता है। अब रहते रहते अपने परिवार का खर्चा बर्चा चलाने के लिए विजय शंकर पांडे जो होता है छोटी मोटी नौकरी कर तो अपने परिवार का गुजारा नहीं कर पाता। इसी वजह से जाता है ठीक अपने ही नीचे एक किराए के लिए कमरा खाली होता है, वहीं में जाकर किराए वाला कमरा ले लेता और उसी में जाकर DVD कैसेट का दुकान खोल लेता। अब उस दुकान पर जो होता है दिन भर तो बैठा रहता, लेकिन जब शाम के टाइम मार्केट जाना होता है तो उसकी खूबसूरत जो पत्नी होती है उस दुकान पर बैठ जाती और कुछ ग्राहकों को अटेंड भी करती है। लेकिन अटेंड करने का जो सिलसिला होता है आरती का इधर ग्राहकों के साथ काफ़ी प्यारे लफ्ज़ों में हो जाता, जिसकी वजह से उसके पास ग्राहक काफ़ी ज़्यादा आना जाना लग जाते। लेकिन उसी दुकान पर कुछ अश्लील DVD भी रखती थी। अश्लील DVD देने का जो सबसे ज़्यादा जो स्वभाव होता है वह आरती का होता है। बड़े ही प्यारे लफ्ज़ों में लोगों को अपने पास बुलाती और खुद अपने हाथों से वही अश्लील वीडियो का DVD उनके हाथों में पकड़ा देती। काफ़ी सारे रंगीन लड़के भी होते हैं, यहाँ तक कि काफ़ी औरतें भी होती हैं जो आरती से आती, आरती से बात करती, आरती से वही कैसेटें अब ले जाती है, क्योंकि आरती का अपना ही बस एक ही जरिया बचा होता है कि इसी की वजह से घर परिवार का 3 बच्चों का खर्चा भी चल पाता। वक्त तो गुजरने लगता है, तभी इसी बीच आरती का ही पड़ोस का ही रहने वाला होता है रामेंद्र सिंह उर्फ मिंटू, जो देखने में एकदम रंगीला भी होता है और साथ में शादीशुदा भी होता है। ठीक कुछ साल पहले उसकी जो अपनी पत्नी होती है एक झगड़े तकरार की वजह से अपने एक बेटे को लेकर हमेशा के लिए अपने मायके चली जाती है, लेकिन दोबारा लौटकर अपने ससुराल नहीं आती, जिसकी वजह से रामेंद्र इधर अपनी ज़िंदगी काफ़ी असहाय समझना शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच अब आरती की दुकान से काफ़ी सारे अश्लील फिल्म की DVD रोज़ ले जाकर देखता रहता है। अब यह सिलसिला जब चलने लग जाता है तो एक दिन आरती के दुकान पे तो बैठता तो आरती की खूबसूरती को बड़े ध्यान से लगता है, इतने ध्यान से लगता है उसके मन में वही DVD की अश्लील फिल्म की जो करतूतें हैं अप्राकृतिक तरीके का वह सब कल्पनाएँ शुरू हो जाती हैं। और आरती से उसी समय जाकर करीबी बनाने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन आरती को भी समझ में आ जाता है कि आखिर एक विवाहित आदमी की मजबूरी क्या हो सकती है। आरती के मन में कुछ और उलझने मार रही होती है, क्योंकि आरती के पास खुद अश्लील फिल्मों के काफ़ी सारे कैसेटें पड़ी होती है और आरती भी उसी फिल्म का उपयोग कभी कभी करती थी, लेकिन हर मुताबिक उसका जो अपना पति होता खरा नहीं उतर पाता, जिसकी वजह से रात के वक्त आरती का जो अपना पति होता जल्द से सामने फिनिश सा हो जाता। आरती के नज़र में इधर रामेंद्र भी भा जाती है और रामेंद्र को धीरे धीरे आरती भाव देना शुरू कर देते हैं, लेकिन रामेंद्र को समझते टाइम नहीं लगा कि आरती चाहती क्या है। और तभी एक दिन शाम का टाइम होता है, उसी वक्त रामेंद्र खुद आरती के कमरे में पहुंचता है और जैसे ही आरती उसी समय वॉशरूम से बाहर निकलती है तो उसके हटफुट शरीर को देखकर रामेंद्र एकदम मोहित सा हो जाता है और आरती वहीं इशारा करती है। रामेंद्र समझ जाता है कि इशारा क्या है। आरती रामेंद्र को अपने पास बुलाती, कहने लग जाती है कि आखिर तुमने आज तक कितने DVD अश्लील फिल्म के कैसेटें देखी है। रामेंद्र कह देता है कि भाभी जी, हमने आज तक ऐसी कोई कैसेट आपकी दुकान से नहीं छोड़ी है जो हमारी नज़रों के सामने ना पड़ा हो। आरती सुनती कहने लग जाती है, हमसे भी आज तक कोई कैसेट नहीं छूटा, लेकिन उस कैसेट में जो अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनता है उसे हमें काफ़ी चाहत हो गई है। रामेंद्र भी सुनता कहने लग जाता कि भाभी जी, हमारी जो अपनी पत्नी हमसे कई सालों से दूर है, हमें भी वही चाहत बनी हुई, अगर हमारा कोई सहयोगी बन जाए तो आज हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से संवर जाए। आरती सुनती कहने लग जाती है कि आखिर तुम्हारी ज़िंदगी में आखिर कोई लड़की अभी तक क्यों नहीं आई। रामेंद्र कह देता है, हमें नहीं पता भाभी जी, हमारी ज़िंदगी में आखिर अभी तक कोई लड़की का दखल अंदाजी क्यों नहीं हो रहा है। आरती कह देती है कि आखिर एक पड़ोसी ही दूसरे पड़ोसी का हित मानता है और इसीलिए हम तुम्हारे लिए जब चाहो तब खड़ा है। रामेंद्र समझ जाता कि आखिर भाभी इशारा क्या कर रही हैं। रामेंद्र तो उस समय परिवार में सदस्य को समझकर, मौजूदगी को समझकर वहाँ तो चला जाता है, लेकिन जैसे दूसरे दिन का दोपहर का टाइम उसी वक्त उसको पता चल जाता कि इस समय विजय शंकर पांडे जो होता है मार्केट गए हैं। 3 बच्चे स्कूल तो गए हैं, पूरा घर सुनसान पड़ा है और विजय
शंकर पांडे की गैर मौजूदगी को समझकर रामेंद्र जो होता है अपने ही कमरे से निकलता है, आरती के घर में घुस जाता है। लेकिन आरती अपने ही बेडरूम में खड़ी होती है। लेकिन आरती जैसे ही रामेंद्र को देखते इशारा करती अपने बेडरूम में ले जाती हैं। फिर अपने मन मुताबिक वहीं अप्राकृतिक तरीके से संबंध बना लेते हैं। लेकिन संबंध की जो तृप्ति होती है उस दिन आरती और साथ में रामेंद्र की कई सालों बाद अप्राकृतिक तरीके की पूर्ण हो जाती है। अब यह अप्राकृतिक तरीके की संबंध होता है, आरती को बड़ा ही स्वाभाविक लगता है और स्वाभाविक तरीके से हर दिन इस संबंध को पाने के लिए आरती भरपूर कोशिश करती और चोरी छुपे अपनी पति की गैर मौजूदगी में आरती और साथ में रामेंद्र दोनों भरपूर पूर भी कर लेते। अब यह सिलसिला बेधड़क गैर मौजूदगी में चलने लग जाता और इसे चलते चलते लगभग कई महीने बीत जाते। लेकिन तभी इसकी जो खबर होती थी आस पड़ोस के कानों में पहुँचना शुरू हो जाता। पहुँचने की वजह से इसकी खबर जल्द जल्द जाकर इधर विजय शंकर पांडे को लग जाता है। लेकिन जब लगता तो एकदम चौंक से जाता है। वह समझ जाता है कि अगर कहीं हमारी वजह से इसकी जो भनक है हमारी पत्नी को लग जाएगी, तुरंत वह सतर्क हो जाएगी और इसके लिए हमें कोई ना कोई षड्यंत्र बनाना होगा अपनी पत्नी को अपने ही इन्हीं आंखों से देखने के लिए। तभी एक दिन वह समय आ जाता है कि जैसे दोपहर का टाइम होता है तो उसी वक्त इधर विजय शंकर पांडे मार्केट चला जाता है कि हमें शाम को आना है। और वहाँ से जाने के बाद जैसे ही आरती मौका देखती है तो इधर रामेंद्र के पास फ़ोन कर देती है, अपने ही बेडरूम में ले जाती है और वहीं रिश्ता रखना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसी बीच दरवाजे की जो कुंडी होती है कोई बजाना शुरू कर देता। आरती उठती है और कुंडी खोलती है, देखता उसका तो अपना पति है और देखकर वहीं चौंक जाती है। लेकिन बेड पे बैठा हुआ रामेंद्र को देख लेता और जैसे ही देखता विजय शंकर पांडे तो वहीं तो अपनी पत्नी आरती का पिटाई कर देता है। लेकिन वहाँ से रामेंद्र फरार हो जाता है। लेकिन आरती को काफ़ी समझाता बुझाता है। आरती अपनी मजबूरी को समझकर अपने ही पति से माफ़ी मांगना शुरू कर देती है और मांगने लग जाती है। और विजय शंकर अपने परिवार की मजबूरी समझकर आरती को माफ़ कर देता है। लेकिन कुछ दिन आरती और रामेंद्र मिलना जुलना तो बंद कर देते हैं। लेकिन इनका मिलना जुलना काफ़ी दिन तक शांत नहीं रह पाता। फिर मौका पाते फिर दोबारा वही रिश्ता पनपने लग जाता है। पनपते पनपते 3 महीने का वक्त निकल जाता है। लेकिन फिर जैसे इसकी खबर जाकर विजय शंकर पांडे को लगता है, लगने के बाद एकदम सा सन्न सा रह जाता है, ना कुछ सोच पाता है ना कुछ समझ पाता है। उसी समय फैसला लेता है अपना घर बार छोड़ने के लिए और घर बार अपनी पत्नी और 3 बच्चों को लेकर छोड़ देता और ठीक जाता है। और शिव गंगा विहार कॉलोनी के दक्षिणी छोर पर एक एकदम घना एरिया होता है, उसी में जाकर नया ज़मीन लेता और नया मकान भी बनवा लेता। अपने 3 बच्चों और पत्नी को ले जाकर उसी में शिफ्ट कर लेता है। उसको पूरा यकीन हो जाता कि अब तो यहाँ कभी भी रामेंद्र नहीं आ पाएगा। अपनी पत्नी के साथ तो रहने लग जाता है। लेकिन सुबह के टाइम तो बड़े अच्छे से वक्त बीत भी जाता है, दिन तो बीत जाता है। लेकिन जब रात का टाइम होता है उसी वक्त आरती के कल्पनाएँ में वही अप्राकृतिक संबंध के जो सिलसिले होते याद आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से अपने मन को ना शांत रख कर एक दिन खुद आरती रामेंद्र के पास फ़ोन कर देती है और मौका निकालती है, वहीं अपने घर में बुलाती, फिर वही रिश्ता रखती है और रिश्ता रखने का सिलसिला दोबारा भी चलने लग जाता। तभी एक दिन इधर खुद आरती रामेंद्र से कहने लग जाती है कि आखिर चोरी छुपे कब तक चलता रहेगा, इसका कोई ना कोई तोड़ निकालो। रामेंद्र कह देता क्यों ना चले हम दोनों भाग चले। आरती कह देती है आखिर भाग के जाए कहाँ, हमारे पति को खबर लगेगा तो हमारा पति खुद हमें ढूंढ निकालेगा। तो रामेंद्र कह देता इसका कोई तोड़ बताओ। आरती कह देती बस इसका एक ही तोड़ है, क्यों ना हमारे पति को हमारे ही रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया जाए और हम दोनों मिलकर अपनी ज़िंदगी बड़े ऐशो आराम से जिएंगे। रामेंद्र सुनता तुरंत ही आरती के प्यार को अहमियत देते हुए उसकी बातों में आ जाता है और उस प्लान के तहत एक वही प्लान आरती को बता देता। आरती जैसे सुनती तुरंत ही प्लान के तहत तैयारी करना शुरू कर देती है और अच्छे समय का इंतजार करती है। इधर रामेंद्र का एक अपना करीबी दोस्त होता है चंद्रमा सिंह उर्फ चंदन, जो उसी के इलाके का रहने वाला होता है। इधर जाता है रामेंद्र चंद्रमा को सारी बात बता देता है और चंद्रमा बात सुनता, कुछ पैसे की लालच देकर रामेंद्र चंद्रमा को अपने ही प्लान में शामिल कर लेता है और अच्छे ही समय का इंतजार करते हैं। लेकिन तभी ठीक घटना के महीने में जो होता है इधर पूरी वक्त दिन रात तड़ातड़ बारिश हो रहा था, जिसकी वजह से चारों इलाके पानी से लबालब हो गए थे। आरती को भी समझ में आ जाता यही अच्छा सा मौका है, अगर अपने पति को रास्ते से ठिकाने लगा देंगे तो बॉडी ठिकाने लगाने के लिए बड़ा ही आसान तरीका है, ले जाकर किसी गड्ढे में डंप कर देंगे और पानी में डूब जाएंगे। लोगों को यही लगेगा पानी में डूबने की वजह से उनकी मौत हुई है। लेकिन तभी ठीक 21 अगस्त साल 2016 का ही अब जैसे ही रात का टाइम होता है 9 बजे के आसपास, अब उसी बीच विजय शंकर पांडे होता खाना खाने के लिए बैठते हैं। उसी बीच इधर
आरती उनके खाने में काफ़ी सारी नींद की गोली मिला देती है और जैसे खाने खाते हैं तो उसी वक्त विजय शंकर को काफ़ी गहरी नींद आ जाती है। आने के वजह जाकर अपने ही बेडरूम में सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही 12 बजे के आसपास टाइम होता है तो आरती अपने पति को जगाती है। ना जागते हैं तो आरती को पूरा यकीन हो जाता है, बस करो हमारे पति अब हमारे ही प्लान में फंस चुके हैं। अब बिना टाइम गंवाए रामेंद्र को आरती फ़ोन कर देती है और रामेंद्र जो होता है चंदन को अपने साथ लेता और लेकर पीछे वाले दरवाजे से आरती के घर में घुस जाता और बेडरूम में जाता। लेकिन वहीं पास रखा हुआ एक मसाला कूटने वाला मूसड़ होता, उसी मूसड़ को आरती अपने हाथ में लेती है। इधर चंदन और साथ में रामेंद्र जाकर हाथ पैर पकड़ लेते। आरती उसी मूसड़ से अपने ही पति के ऊपर एक के बाद एक वार किए जाती है, जिसकी वजह से इधर विजय शंकर पांडे इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन आरती इस षड्यंत्र से बचने के लिए उसी समय एक प्लान बनाती है। उसी प्लान के तहत तीनों मिलकर एक गठरी बनाते हैं। उसी गठरी में लेकर इधर विजय शंकर पांडे के बॉडी को डंप करते हैं और ले जाते हैं छत पर, और छत पर से वहीं जो गहरा गड्ढा होता है जहाँ पर काफ़ी सारे पानी लबालब भरे हुए होते हैं, उसी पानी में ले जाकर ऊपर से ही डंप करते हैं। लेकिन डेड बॉडी जाकर विजय शंकर पांडे का एक झाड़ी में फंस जाता है। लेकिन आरती समझ जाती है कि अब तो हमारा सारा काम बड़े आराम से हो गया है। इधर चंद्रमा और साथ में रामेंद्र अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन सुबह के टाइम अपने ही प्लान को इस तरह अंजाम देने के लिए षड्यंत्र रचती है और तुरंत थाने पहुंच जाती है अपने पति का गुमशुदा का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए। लेकिन वहां जो थाना प्रभारी होते हैं विजय प्रताप सिंह, इधर आरती की बात सुनते हैं। लेकिन आरती की बात सुनकर आरती की बात पर पुलिस को यकीन नहीं होता है और आरती की ना इस बात को यकीन करने की पुलिस के लिए बड़ा ही स्वाभाविक कारण बन जाता है, जिसकी वजह से आरती और साथ में उसका जो अपना प्रेमी रामेंद्र और साथ में चंद्रमा तीनों हिरासत में आते हैं। पुलिस की टीम बिना टाइम गंवाए इन तीनों को ले जाकर वहां के ही कोर्ट में पेश कर देती है और तीनों को ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपकी बहुत आभारी रहेंगे। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।